ये डिबेट प्राइमरीली इसी बात पर है कि कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप इंडिया में पहले सेटल हुआ। कई थियरीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन दो प्रोमिनेंट व्यू पॉइंट्स के बीच में काफी डिस्कशन हुआ है और हम आज उन्हीं पर फोकस करेंगे। टॉपिक 1, द कोर डिबेट, हु सेटल्ड फर्स्ट। तो चलिए कोर डिबेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सेटल हुआ? हु वर द मेन कंटेंडर्स इन दिस रेस, मतलब अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से? देखिए, शुरुआत में 3 मेजर फिगर्स के व्यू पॉइंट्स थे। पहले थे रिस्ले। उन्होंने सजेस्ट किया कि द्रविडियंस ओरिजिनल सेटलर्स थे, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन ज़्यादातर लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पर बेस्ड था, तो वो इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाली डिबेट में उतने एक्टिव नहीं रहे। फिर आए बीएस गुहा, ब्रिज शंकर गुहा। वो एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग पिग्मॉइड ग्रुप्स या निग्रीटो ग्रुप्स, सोर्सेज में निग्रोस टर्म भी यूज हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो इंडिया के पहले सेटलर्स थे। और तीसरे थे एस सरकार। उनका पर्सपेक्टिव था कि ऑस्ट्रोलॉइड्स इंडिया के पहले सेटलर्स थे। तो जो मेन डिबेट है वो एसेंशियली गुहा और सरकार के बीच में है। रिस्ले का जो लिंग्विस्टिक अप्रोच था वो उन्हें इस डिस्कशन से थोड़ा अलग रखता है, जो फिजिकल टाइप्स पर फोकस्ड है। इंटरेस्टिंग है ना, कैसे अलग अलग फील्ड्स ने सेम क्वेश्चन को अप्रोच किया। टॉपिक 2, द पिग्मॉइड निग्रीटो हाइपोथेसिस, गुहा's साइड। ओके, तो पहले गुहा के आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस पिग्मॉइड निग्रीटो हाइपोथेसिस? यह आर्ग्यूमेंट असल में थोड़ा पहले शुरू हुआ था, करीब 1877 में डी क्वाट्रोफिजस के साथ। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सदर्न इंडिया में कुछ ट्राइबल पॉपुलेशंस के हेयर वुली या स्पेसिफिकली फ्रिजली टाइप के थे, और ये फीचर अफ्रीकन ट्राइब्स या पिग्मॉइड्स का भी एक जाना माना कैरेक्टरिस्टिक है। आपको याद होंगी वो पुरानी क्लासिफिकेशंस। वुली फ्रिजली हेयर को एक की फीचर माना जाता था, जिसे वो नीग्रोइड रेस या निग्रिटोस कहते थे। या एक छोटा सा डिस्टिंक्शन क्लियर करना जरूरी है। निग्रिटोस आमतौर पर शॉर्ट स्टेचर्ड पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके बाल वुली होते हैं। अगर इन निग्रिटोस की हाइट 5 फीट या उससे कम होती है तो उन्हें पिग्मीज या पिग्मॉइड्स कहा जाता था। सोर्सेज में ये टर्म्स कभी कभी थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं, पर कोर आइडिया वही है, शॉर्ट स्टेचर और ये स्पेसिफिक हेयर टाइप। इंटरेस्टिंग। तो क्वाट्रोफाइजेस ने ये कहा कि साउथ इंडियन ट्राइब्स के ये फ्रिजली हेयर उनके पिग्मॉइड ओरिजिन का डायरेक्ट प्रूफ थे, और इसलिए वो अर्लीस्ट सेटलर्स थे, सिर्फ हेयर टाइप के बेसिस पे। ये तो मतलब उस जमाने के हिसाब से भी एक बड़ा लीप लगता है। क्या ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था? हाँ, उनका सजेशन एसेंशियली यही था। उन्होंने प्रपोज किया कि ये सदर्न इंडियन पॉपुलेशंस अर्लीस्ट सेटलर्स थी और पिग्मॉइड ग्रुप से बिलोंग करती थी। इस आर्गुमेंट को फिर आगे बढ़ाया जेएच हटन और बीएस गुहा ने। हटन ने अंगामी नागाज पर स्टडीज की और उनमें नेग्रिटो फीचर्स ऑब्जर्व किए। गुहा ने स्टडी को कदार्स और नागाज दोनों तक एक्सटेंड किया। स्पेसिफिकली गुहा ने 16 कदार इंडिविजुअल्स को एग्जामिन किया और ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की कि उनमें सिग्निफिकेंट निग्रिटो फीचर्स थे। सोचिए, सिर्फ 16 लोगों पर स्टडी करके इतना बड़ा दावा करना। सिर्फ 16 इंडिविजुअल्स, ये तो बहुत ही छोटा सैंपल साइज लगता है इतने बड़े कंक्लूजन के लिए। क्या गुहा ने खुद या उनके कंटेम्पररीज ने इस लिमिटेशन को उस वक्त माना था? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। हालांकि मेथोडोलॉजी पर क्रिटिसिज्म्स बाद में आए, गुहा ने उन 16 इंडिविजुअल्स से मिले अपने फाइंडिंग्स को स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर पेश किया। उन्होंने कार्डाज में कई स्पेसिफिक फीचर्स ऑब्जर्व किए थे जिनकी उन्होंने स्टडी की। अच्छा, गुहा ने स्पेसिफिक फीचर्स क्या नोट किए थे उन 16 कार्डास में? गुहा ने ऑब्जर्व किए फीचर्स जैसे डार्क स्किन, शॉर्ट स्टेचर और इंपॉर्टेंटली वही फ्रिजली हेयर। इसके अलावा उन्होंने नोट किया एक छोटा सर जिसमें बल्ब जैसा माथा था, बल्बस फोरहेड, चिपटी और चौड़ी नाक, फ्लैट एंड ब्रॉड नोज, और आमतौर पर बाहर की तरफ मुड़े होंठ, इवर्टेड लिप्स। उनके लिए इन फीचर्स का कॉम्बिनेशन एक नेग्रीटो कनेक्शन की तरफ इशारा करता था। तो हटन और गुहा का मिला जुला कंक्लूजन ये था कि नेग्रीटोज ही इंडिया के पहले सेटलर्स थे, शायद लगभग 70,000 से 75,000 साल पहले आए थे। इसीलिए उनके कुछ ट्रेड्स, खासकर ये हेयर टाइप, इंडिया की कई ट्राइब्स में बिखरे हुए मिल सकते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल मैनलाइन सेटलर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो मतलब उनका प्राइमरी एविडेंस असल में इसी वुली फ्रिजली हेयर ट्रेट पर टिका था। क्या एक सिंगल ट्रेट को इतने बड़े हिस्टोरिकल क्लेम के लिए सफिशिएंट प्रूफ माना गया? ये थोड़ा मतलब कमजोर लगता है ना? ये निर्भरता हमें क्या बताती है कि ये ओरिजिन थ्योरीज शुरुआत में कैसे बनाई जाती थी? एग्जैक्टली, वही उनके आर्ग्यूमेंट का फंडामेंटल बेसिस था। और जैसा आप सही पॉइंट आउट कर रही हैं, इसी स्पेसिफिक पॉइंट पर बाद में सीरियस क्वेश्चंस उठे। ये उस सिंगल हेयर कैरेक्टरिस्टिक पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से ज्यादा रोबस्ट नहीं था। ये निश्चित रूप से एंथ्रोपोलॉजिकल सोच के एक शुरुआती दौर को दिखाता है, जहां कुछ फिजिकल लक्षणों पर आधारित टाइपोलॉजी ज्यादा आम थी। टॉपिक 3, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड चैलेंजेस। राइट। तो इस पिग्मॉइड निग्रिटो थ्योरी को क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस मिले? यहीं पर साइंटिफिक प्रोसेस वाकई इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहला बड़ा चैलेंज आया आइचस्टार्ट से। उनका आर्ग्यूमेंट काफी सीधा था। आइचस्टार्ट ने कहा कि इंडियन मेनलैंड की किसी भी ट्राइबल पॉपुलेशन में साफ तौर पर पहचाने जा सकने वाले निग्रिटो फीचर्स नहीं मिलते हैं। ये फीचर्स मुख्य रूप से सिर्फ अंडमान आइलैंडर्स में मौजूद हैं, जैसे कि ओंगे ट्राइब्स। और क्रूशली, अंडमानीज को ऐतिहासिक रूप से कभी भी मेनलैंड इंडिया का हिस्सा नहीं माना गया, न ही अंडमान्स और मेनलैंड के बीच किसी सिग्निफिकेंट कनेक्शन या माइग्रेशन का कोई सबूत था। तो आइचस्टार्ट के अनुसार मेनलैंड पर नेग्रिटोस का कोर एविडेंस था ही नहीं। लेकिन वो वुली हेयर का क्या, जो गुहा और हटन ने कुछ मेनलैंड ग्रुप जैसे कदार्स में हाईलाइट किया था, उसे कैसे एक्सप्लेन किया गया? उस पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट यूजीन फिशर ने उठाया।
आपको उनका नाम शायद दूसरे कॉन्टेक्स्ट से याद हो। फिशर ने प्रपोज किया कि ये वुली या फ्रिजली हेयर ट्रेड जरूरी नहीं कि किसी बाहरी सोर्स जैसे अफ्रीका से निग्रिटो इनहेरिटेंस की वजह से हो। ये फीचर वेवी हेयर टाइप से एक जेनेटिक म्यूटेशन के तौर पर इंडिपेंडेंटली भी पैदा हो सकता है, और ये म्यूटेशन इंडियन पॉपुलेशंस में ही इंडिजिनसली हुआ हो सकता है। एक जेनेटिक म्यूटेशन। हाँ। मतलब ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि ये स्पेसिफिक हेयर ट्रेट यहीं इंडिया में इवॉल्व हुआ हो बिना अफ्रीकन माइग्रेंट से इनहेरिटेंस की जरूरत के। इसका तो गुहा की थ्योरी पर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। ये तो पूरी नैरेटिव पॉसिबिलिटी ही बदल देता है ना। एग्जैक्टली इस पॉसिबिलिटी ने उस आर्ग्यूमेंट को काफी कमजोर कर दिया जो लगभग पूरी तरह से हेयर टाइप पर निग्रेटो ओरिजिन के प्रूफ के तौर पर निर्भर था। ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन उठाता है जो साइंस में हमेशा रिलेवेंट रहता है कि हम सिर्फ एक आइसोलेटेड फिजिकल ट्रेट के आधार पर पूरी पॉपुलेशन हिस्ट्रीज को एक्यूरेटली ट्रेस कर सकते हैं। जवाब आमतौर पर नहीं है। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस की जरूरत को हाईलाइट करता है। क्या ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि कैसे अजम्पशंस आसानी से लिमिटेड डेटा पर बन सकते हैं? बिल्कुल, ये मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस को देखने की इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। टॉपिक 4, द ऑस्ट्रेलॉइड हाइपोथेसिस, सरकार's व्यू। ओके, अब आते हैं एसएस सरकार के व्यू पॉइंट पर। उन्होंने इस डिबेट को कैसे देखा, उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी? सरकार ने कदर्स पर एक कहीं ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी की। सिर्फ 16 इंडिविजुअल्स नहीं जैसे गुहा ने किया था, बल्कि एक काफी बड़ा सैंपल साइज। और इंपॉर्टेंटली उन्होंने सिर्फ एक फीचर पर फोकस नहीं किया, उन्होंने मल्टीपल डायमेंशन स्टडी किए। स्टैचर, हाइट, सेफेलिक इंडेक्स जो बेसिकली हेड शेप को मापने का एक रेशियो है विड्थ वर्सेस लेंथ, नेजल इंडेक्स, वैसे ही नोज शेप का मेजरमेंट, और उन्होंने जेनेटिक मार्कर्स जैसे ब्लड ग्रुप्स को भी ब्लड सैंपल्स लेकर एनालाइज किया। ये कहीं ज्यादा डिटेल्ड और मल्टीफैसेटेड इन्वेस्टिगेशन थी। इस डिटेल्ड मल्टी डायमेंशनल स्टडी के आधार पर सरकार एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जो गुहा से बिल्कुल उलट था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, कदर्स में पिग्मॉइड या निग्रिटो एंसेस्ट्री का कोई निशान नहीं है, बल्कि वो ऑस्ट्रेलॉइड रेशियल टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट कंक्लूजन। तो सरकार के हिसाब से अगर निग्रिटोस पहले सेटलर्स नहीं थे तो फिर कौन थे? सरकार की हाइपोथेसिस थी कि ऑस्ट्रेलॉइड्स इंडिया के ओरिजिनल या अर्लिएस्ट सेटलर्स थे। उनका पर्सपेक्टिव था कि ये ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप्स निएंडरथॉल्स के डिसेंडेंट्स थे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत पहले बस गए थे। और फिर इंटरेस्टिंगली उन्होंने प्रपोज किया कि वो इंडिया से साउथवर्ड्स माइग्रेट हुए, साउथ एशिया, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो ध्यान दीजिए, प्रपोज डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन भी निग्रिटो थियरी से अलग है, जिसमें अफ्रीका टू इंडिया मूवमेंट की बात थी। तो एक अलग ओरिजिन स्टोरी, निएंडरथॉल इंडिया साउथवर्ड माइग्रेशन, निग्रिटो थ्योरी अफ्रीका इंडिया के मुकाबले। और एंडोमनीज का क्या? वो ग्रुप जिनमें क्लियर निग्रिटो फीचर्स थे, सरकार का उन पर क्या कहना था? सरकार ने एसेंशियली आईस्टार्ट के व्यू को ही दोहराया। उन्होंने तर्क दिया कि निग्रिटो फीचर्ड एंडोमनीज एक आइसोलेटेड पॉपुलेशंस हैं जिनका मेनलैंड इंडियन पॉपुलेशन से कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन या कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए उन्हें मेनलैंड का ओरिजिनल सेटलर नहीं माना जा सकता। वो एक बिल्कुल अलग केस है। क्या सरकार ने ऑस्ट्रेलॉइड थ्योरी के लिए सिर्फ अपनी कदार स्टडी पर ही भरोसा किया या उन्होंने दूसरे तरह के एविडेंस भी दिए? नहीं, उन्होंने सिर्फ कदर स्टडी पर ही रिलाई नहीं किया। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को मजबूत करने के लिए दो और इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एविडेंस साइट किए जो काफी इंटरेस्टिंग है। पहला, पुराणिक एविडेंस। उन्होंने रामायणा जैसे प्राचीन ग्रंथों की ओर इशारा किया जिनमें निषाद नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी का जिक्र है। इन ग्रंथों में निषाद के डिस्क्रिप्शन जैसे डार्क कंप्लेक्शन, शॉर्ट स्टेचर जैसे फीचर्स का जिक्र को सरकार ने ऑस्ट्रेलॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुरूप माना। दूसरा, प्री हिस्टोरिक स्टडी एविडेंस। मोहेंजोदारो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मेजर साइट है, वहां से खोदे गए स्कल्स पर की गई स्टडी से पता चला कि उनमें ऑस्ट्रेलॉइड फीचर्स काफी कॉमन थे। इससे सरकार को यह इंडिकेशन मिला कि ऑस्ट्रेलॉइड्स उस प्राचीन पॉपुलेशन का एक बेसिल या फाउंडेशनल एलिमेंट बनाते थे, शायद उस सिविलाइजेशन के आम लोग। वाओ! तो सरकार ने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, अपनी खुद की एक्सटेंसिव मेजरमेंट्स, जेनेटिक्स, ब्लड ग्रुप्स के जरिए, एंशिएंट लिटरेचर और इंडस वैली की आर्कियोलॉजी, इन सबको इंटीग्रेट किया। ये निश्चित रूप से गुहा के शुरुआती फोकस जो सिर्फ हेयर टाइप जैसे एक ट्रेट पर था के मुकाबले कहीं ज्यादा मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच लगता है। क्या यही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वजह है कि उनका व्यू आज आमतौर पर ज्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है? या फैसिनेटिंग बात बिल्कुल यही है, उनका मल्टीपल डाइवर्स लाइंस ऑफ एविडेंस को कनेक्ट करने का प्रयास। फिजिकल मेजरमेंट्स, जेनेटिक्स, प्राचीन साहित्य, पुरातात्विक खोजें, ये सिंथेसिस एक ज्यादा मजबूत आधार प्रदान करता है। इसी वजह से सरकार का व्यू अक्सर ज्यादा लॉजिकल माना जाता है और वर्तमान में कई एंथ्रोपोलॉजिकल सर्कल्स में ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी रखता है। लेकिन ये याद रखना क्रूशल है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कभी स्टैटिक नहीं होती, ये हमेशा इवॉल्व होती रहती है। नई खोजें, खासकर जेनेटिक्स में, हमेशा इस तस्वीर को रिफाइन कर सकती हैं या यहाँ तक कि महत्वपूर्ण रूप से बदल भी सकती हैं। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। सही बात है। साइंस हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस है। टॉपिक 5, वाई कदार्स। एक सवाल बार बार आ रहा है, ये सारी स्टडीज, गुहा की भी और सरकार की भी, ये कदार्स पर ही इतना फोकस क्यों कर रही थीं? क्या इस स्पेसिफिक ट्राइब को इतनी गहन स्टडी के लिए चुनने का कोई खास कारण था? हाँ, इस फोकस का एक बहुत स्पेसिफिक कारण था। कदार्स को और आज भी इंडिया के सबसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में से एक माना जाता है। उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के तहत क्लासिफाई किया गया है। पीवीटीजी के रूप में क्लासिफाई होने का एक मेजर क्राइटेरिया अक्सर प्रिमिटिव लाइवलीहुड होता है,
जो कभी कभी प्री एग्रीकल्चरल मोड ऑफ एग्जिस्टेंस का संकेत देता है। मतलब माना जाता था कि उनका लाइफस्टाइल बहुत पुराने जीने के तरीकों के पहलुओं को बनाए रखता है। तो अंडरलाइंग अजम्पशन ये था कि उनका अपेक्षाकृत अपरिवर्तित प्रिमिटिव लाइफस्टाइल ये सजेस्ट करता है कि वो शायद इस जमीन पर असाधारण रूप से लंबे समय से रह रहे हों, संभवतः प्राचीन ह्यूमन फिजिकल ट्रेट्स को प्रिजर्व करते हुए जो दूसरी पॉपुलेशंस में शायद डाइल्यूट हो गए हों या गायब हो गए हों। उनकी लोकेशन सदर्न इंडिया में, ज्यादातर अकाउंट्स के अनुसार तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर एरियाज, हालांकि सोर्स ने आंध्रा का भी जिक्र किया, उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में रखती है जो अर्ली ह्यूमन प्रेजेंस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात तो समझ आती है। एक ऐसे ग्रुप को स्टडी करना जिसे प्राचीन और अपेक्षाकृत आइसोलेटेड माना जाता है, ये गहरे अतीत में एक जीती जागती खिड़की खोजने जैसा है ताकि शुरुआती पॉपुलेशंस के बारे में सुराग मिल सके। सोचिए जरा, अगर ऐसे अपेक्षाकृत आइसोलेटेड ग्रुप्स मौजूद न होते तो इन ओरिजिन स्टोरीज को जोड़ना कितना मुश्किल होता। ये उस समय के रिसर्चर्स के लिए एक क्रूशियल अवसर जैसा लगा होगा। रिकैप सेक्शन। ओके, तो अब हमने ये पूरी पिग्मॉइड नेग्रीटो वर्सेस ऑस्ट्रेलॉइड डिबेट काफी डिटेल में कवर कर ली है। चलो की पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप करते हैं। इमेजिन तुम किसी दोस्त को ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा रहे हो तो कैसे समराइज करोगे? ट्राई करो याद करके रिकैप करना। एक्टिवली इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने से ही मेमोरी स्ट्रॉन्गर होती है। तो पहला, रिकॉल क्वेश्चन 1, वो मेन क्वेश्चन, वो कोर पजल क्या था जिसे हम इस डिस्कशन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हिंट, ये इंडिया के सबसे पहले Why makes sense? Next, recall question 2. B.S. गुहा और हटन का मेन आर्ग्यूमेंट क्या था कि पहले सेटलर्स कौन थे और उनका की पीस ऑफ एविडेंस क्या था? हिंट, कौन सा ग्रुप और कौन सा स्पेसिफिक फिजिकल फीचर सेंट्रल था? गुहा ने कदार्स के क्या स्पेसिफिक फीचर्स पॉइंट आउट किए थे अपनी छोटी सी स्टडी में? क्या आप कुछ बता सकते हैं? फिर रिकॉल क्वेश्चन 3, गुहा के आर्ग्यूमेंट को किसने चैलेंज किया और 2 मेन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? हिंट, एक मेनलैंड इंडिया वर्सेस कुछ आइलैंड से रिलेटेड था और दूसरा की फिजिकल फीचर के लिए एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देता था। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, उस जेनेटिक म्यूटेशन वाले आइडिया का क्या सिग्निफिकेंस था? उसने गुहा की थ्योरी को कैसे इम्पैक्ट किया? आगे बढ़ते हैं रिकॉल क्वेश्चन 4। एसएस सरकार का कंक्लूजन क्या था कदार्स और इंडिया के पहले सेटलर्स के बारे में? उनकी स्टडी गुहा की स्टडी से फंडामेंटली कैसे डिफरेंट थी स्कोप और मेथड के टर्म्स में? हिंट, उन्होंने कौन सा ग्रुप प्रपोज किया, उन्होंने कहाँ से आने का सजेस्ट किया और उनकी स्टडी में क्या अलग था? सरकार ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए और कौन से 2 एडिशनल टाइप्स ऑफ एविडेंस प्रेजेंट किए? एक एंशिएंट टेक्स्ट से, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से। और आखिर में रिकॉल क्वेश्चन 5, कदार ट्राइब को स्टडी करना इस पूरी डिबेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया? रिसर्चर्स के अनुसार उनके लाइफस्टाइल में क्या खास था? हिंट, ये उनके पीवीटीजी क्लासिफिकेशन और उनके जीने की तरीके से रिलेटेड है। एक्सीलेंट। देखा, इस तरह से एक्टिवली की आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को रिकॉल करने से इस कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल डिबेट की अंडरस्टैंडिंग वाकई मजबूत होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी डिस्कशन खूबसूरती से दिखाती है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कैसे इवॉल्व होती है। नया एविडेंस सामने आता है, पुराने आइडियाज चैलेंज होते हैं, वो रिफाइन होते हैं, कभी-कभी तो पलट भी जाते हैं। एक सीमिंगली सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पहले कौन पहुंचा, रिसर्च की परत दर परत, इंटेंस डिबेट और नए डेटा और मेथड्स के आधार पर लगातार बदलते पर्सपेक्टिव्स को उजागर करता है। एब्सोल्युटली। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो ये स्पेसिफिक डिबेट जोरदार तरीके से हाईलाइट करती है कि सिर्फ कुछ फिजिकल ट्रेट्स पर आधारित टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने की लिमिटेशंस क्या हैं। ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को रेखांकित करती है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ते फील्ड्स जैसे जेनेटिक्स के साथ मिलाना, साथ ही आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स और यहाँ तक कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट का क्रिटिकल एनालिसिस भी, जैसा सरकार ने अटेम्प्ट किया था। ये भी दिखाता है कि हमारे सबसे गहरे ह्यूमन ओरिजिन्स के बारे में नैरेटिव्स कोई फिक्स कहानियां नहीं है, बल्कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वो लगातार रीरिटन और रिफाइन होती रहती हैं। कुछ भी फाइनल सच नहीं है, ये एक ऑनगोइंग डिस्कवरी प्रोसेस है। और लिसनर के लिए एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ जाते हैं। सरकारा ने ऑस्ट्रोलॉइड्स को नियांडरथाल से लिंक किया, जो इंडिया में सेटल हुए और फिर दक्षिण की ओर बढ़े। ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि अर्ली ह्यूमन माइग्रेशंस शायद कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायरेक्शनल और डायनामिक थी उन सिंपल लीनियर पाथ्स के मुकाबले जो हम अक्सर इमेजिन करते हैं। रियलिटी शायद मूवमेंट्स का एक बहुत उलझा हुआ जाल थी। अब ये सोचिए, भविष्य की खोजें शायद एंशिएंट डीएनए एनालिसिस में मेजर ब्रेक थ्रूज या अनएक्सपेक्टेड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या रिवील कर सकती हैं। वो इंडिया के अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स की इस तस्वीर को फिर से कैसे बदल सकती हैं। हमारी डीपेस्ट एंसेस्ट्री के बारे में कौन से नए सवाल उभरेंगे, इस पर जरूर रिफ्लेक्ट कीजिएगा।